देखो सीधी है, टीडीपी जो है वो एक सेकुलर पार्टी है, जदयू एक सेकुलर पार्टी है और चिराग पासवान की वो भी एक सेकुलर पार्टी है। ये अपने जो इनके मैनिफेस्टो हैं उन पे काम कर रहे। तेलुगु देशम पार्टी ने पहले ही कह दिया वो यूसीसी के खिलाफ है, उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। हज हाउस बना रहे हैं, जो हज करने जा रहे हैं उन्हें 1 लाख रुपए देंगे और जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट मुसलमान है उसको 10,000 रुपये नौकरी पे रखेंगे ये। तो इसके अलावा भी 4% आरक्षण भी दे रहे हैं। इनका तो आप कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि अब क्या है साहब, अब आप स्टेपनी में हो। स्कूटर में देखा होगा, जो पुराने स्कूटर चलते थे वो स्टेपनी वाला टायर आता था। तो प्रधानमंत्री जी इस समय स्टेपनी वाली सरकार चला रहे हैं। अगर जरा भी दिस दैट किया तो इनका टायर पंचर हो जाएगा। स्टेपनी का जो अपने रख लिए उन्होंने, बेशक रख लिए हो मंत्री अपने रख लिए हो, संतरी अपने रख लिए हो, कुछ भी अपना रख लें। वो दिखाने के लिए रखेंगे, क्योंकि घमंड है ना, घमंड टूटते टूटते भी टाइम लगता है। कितना भी अपना रख लो, लेकिन जो लिपट लिपट के नायडू जी से मिल रहे हैं और जो लिपट लिपट के जो है नीतीश जी से मिल रहे हैं, ये अपने आप में ये मान के चलो कि सत्ता जाने का डर है। किस तरीके से डर रहे हैं साहब मोदी जी, किस तरीके से उनके अंदर डर घुसा हुआ है कि कहीं ये लोग हमसे छिटक ना जाएं। और कल जो हमें एक खबर मिली है कि नीतीश जी और नायडू साहब ने भी कांग्रेस के बड़े लीडरों से और इंडिया गठबंधन के बड़े लीडरों से संपर्क किया है। बहुत टाइम कल भी किया है और नीतीश जी कल उसमें गए नहीं है साहब। तो क्या लग रहा है पलटेंगे? जो शपथ ग्रहण हुआ है, चाहे वो उड़ीसा में हुआ हो, चाहे वो आपका जो है इसमें आंध्र प्रदेश में हुआ हो, दोनों जगह नहीं गए हैं। तो क्या और चंद्रबाबू नायडू की भी बात की जाए तो वो स्पीकर पद पे अभी भी अड़े हुए हैं और उन्होंने अलायंस से बाहर आने की भी बोल दी है कि हम साहब बाहर से समर्थन देंगे। तो अभी ऐसा है कि साहब तेल देखो, तेल की धार देखो। 24 जून से सत्र शुरू होने वाला है, आज ऐलान कर दिया गया है और 24 जून में पहले तो इन्हें बहुमत सिद्ध करना होगा और उसके बाद देखिए क्या रहता है। हो सकता है कि कुछ बड़ा उलटफेर हमें देखने को मिले। चचा का क्या देख रहे हो? चचा आएंगे, पलटेंगे क्या? भाई चचा जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं चचा नहीं पलटे तो चचा में कुछ नहीं बचेगा साहब। कैसे नहीं बचेगा? फिर चचा यही कहेंगे कि अब कुछ नहीं बचा। स्पीकर पद की बात करें, स्पीकर के लिए तो घोषणा कर मैं एक बात मैं आपको बता दूं, अगर चचा और दूसरे चचा नायडू चचा ये लोग नहीं पलटे तो 6 महीने के भीतर मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इन दोनों की पार्टी ख़त्म हो जाएगी, इन दोनों का वजूद ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री बन गए हैं, वो पार्टी तोड़ लेंगे। उन्हें महारत हासिल है, उनको उसमें डॉक्टरी है। वो बोलते हैं ना MBBS PhD वो है, स्पेशलिस्ट है भाई साहब। वो दल तोड़ फोड़ स्पेशलिस्ट आदमी है। ये जो जेडीयू वाले हैं ये तो कह रहे हैं, आप लोग तो कह रहे हैं कि झुंझुना पकड़ा दिया, लेकिन वो तो आपके बार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, संजय सिंह ने कहा कि झुंझुना पकड़ा दिया गया है, तो कह रहे हैं जब लुट गया खुद का तो ये कह रहे हैं। देखिए वो उनका व्यक्तिगत है, वो बेचारे क्या करें, अब खिसियाए हुए हैं इस समय। मोदी जी ने उनको सपने दिखाए थे कि हम साहब आपको ये देंगे वो देंगे, बाद में उनको कुछ नहीं दिया। ये वही बात हो गई ना कि आदमी से प्रॉमिस किया जाता। पहले के साहूकार लोग क्या करते थे कि साहब इतने पैसे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और खाली कागज़ पे जो है अंगूठा लगवा लेते थे और बाद में पता चला ज़मीन गिरवी हो गई। तो नीतीश और नायडू के साथ यही हुआ है दोनों लोगों के साथ। झुंझुना भी नहीं मिला भाई साहब। झुंझुना मिल जाता तो कम से कम बजाते तो रहते दोनों लोग। उन्हें तो झुंझुना भी नहीं मिला। वो ये रहा कि साहब वो एक और कहावत है ना, चौबे जी छब्बे जी बनने गए और दुबे जी बन के लौट आए, जो उनको एक तरीके से मिलना चाहिए था। अब जैसे मान लो कि जयंत चौधरी की पार्टी में 2 लोग हैं, 2 सांसद हैं, 1 मंत्री पद मिला, जीतन राम मांझी को 1 मंत्री पद मिला, चिराग पासवान को 1 मिला। अगर 4 का भी एवरेज निकाला जाए तो 4 मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय तो मिलने चाहिए थे नायडू को और 3 केंद्रीय मंत्रालय मिलने चाहिए थे नीतीश जी को, और वो भी उसमें से एक पोर्टफोलियो कम से कम इम्पोर्टेंट मिलना चाहिए, रेल वाणिज्य इस टाइप का। उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला। इससे बढ़िया तो हमारी तरफ आ जाते आप भाई। हम 240 के आसपास हैं, आप दोनों आ जाते तो मिली जुली सरकार चलती। एक लोग अपना स्पीकर बना लेता, एक लोग अपना प्रधानमंत्री बना लेता। अब ये तो समझ है ना, वो कहते हैं ना ज़्यादा जो सयाना आदमी होता है तो वो अपना नुकसान ही कराता है। उत्तर प्रदेश से 37 सपा के हैं
और गठबंधन के भी प्रत्याशी हैं, मतलब मोटा मोटा 43 है। मतलब जब 43 उत्तर प्रदेश के यहाँ से निकल के जाएंगे और जब संसद चला करेगा, दहाड़ होए करेगी। पहले लोग बोल रहे हैं, पहले जैसे लालू और मुलायम जैसे दहाड़ते थे, बेझिझक बोलते थे, डंके पे बोलते थे, अब लाल टोपियाँ दिखाई देंगी, अब मज़ा आएगा। तो क्या मज़ा आने वाला है? देखो साहब, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, संख्या महत्व तो रखती है। हाँ। 102 तो कांग्रेस के हो गए टोटल, और इसमें इसके अलावा 37 हो गए आपके समाजवादी पार्टी के, और 29 हो गए ममता बनर्जी के, और 22 हो गए डीएमके सारे के। दहाड़ने वाले। मोटा मोटे तौर पे आप देख लो, इनको काउंट करो तो 200 तो यही हो गए। पिछली बार यही नंबर 100 पे था, सपा के 3-4 थे, तृणमूल के 21 थे, इतने ही डीएमके के थे। तब वो संख्या खींचतान के 100 तक पहुंच रही थी। तो फर्क है साहब, कहाँ 100 और कहाँ 200। पहले ये 303 थे, अब ये 241 हैं। अब इनके भी 60 कम हो गए हैं। तो दहाड़ नहीं भाई साहब, इस बार तो जूतम पैजार होगी। अच्छा, मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये लोग, पहला तो पेच अटकेगा कास्ट सेंसस पे सबसे पहले। जो जातिगत जनगणना इन्हें 2022 में करानी थी, 2 साल डिले हो गया। दूसरा पेच इनका अटकेगा जो 26 में ये लोग जो है ना फिर से वो कर रहे हैं, सांसदों की संख्या बढ़ा रहे हैं, उसमें महिला आरक्षण बिल भी ला रहे हैं। तो दूसरा पेच इनका यहाँ फंसेगा। और तीसरा जो पेच है वो किसानों की एमएसपी पे फंसेगा। किसानों की एमएसपी का प्रॉमिस मोदी जी ने किया है, और वो हमारे मैनिफेस्टो में भी है, चाहे वो 30 लाख रोजगार की बात हो। तो इन सब पे पेच फंसेगा। अब चूंकि संख्या बल हमारे साथ है, आप क्या करोगे भाई? पहले तो ये था कि आप संख्या में इतने ज़्यादा हो, लगभग 350 थे, हमारे पास 150 ही थे। कहाँ 350, कहाँ 150, 200 का फ़र्क था। अब क्या है, अब तो हम 240 हैं, और आप कितने हो साहब? आप 290 हो। तो लगभग बराबर है, 40-50 सांसदों का ही तो फ़र्क है। और कई मुद्दे ऐसे हैं, जैसे यूसीसी का मुद्दा है, ठीक है, जातिगत जनगणना का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, किसानों की एमएसपी का मुद्दा है। इसमें तो नायडू और नीतीश हमारे साथ हैं, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही बोला है कि सरकार को इन मुद्दों पे विचार करना चाहिए। तो मामला इस बार बराबरी का रहेगा। राहुल, अखिलेश, धर्मेंद्र, लालू, मतलब बहुत से ऐसे तमाम भारी भारी नाम हैं। अब मोदी जी अकेले दिखाई देंगे इनके सामने, या फिर अब लड़ाई मोदी जी दिखाई नहीं देंगे। जहाँ सवाल अवाल किए जाएंगे वहाँ मोदी जी जो है वो विदेश यात्रा पे निकलेंगे। हाँ। मोटा भाई जूझते मिलेंगे आपको। अच्छा, हाँ, मोदी जी अब इस बार संसद में कम से कम दिखाई देंगे। उनके विदेश के ज़्यादा दौरे पड़ेंगे, क्योंकि अभी अमेरिका में भी जो है वो चुनाव होने वाला है। तो हो सकता है 1-2 महीने वहीं रहे चुनाव प्रचार में, बाहर रहेंगे। हाँ, क्यों यहाँ ये आएंगे जब महाराष्ट्र और इधर हरियाणा का चुनाव होगा, उससे पहले ही साथ आएंगे। अब कपड़े बदलेंगे तो राहुल गांधी टोकेंगे, अखिलेश टोकेंगे क्या? कहाँ कपड़े बदल रहे हैं, हवा खराब है आदमी की। अच्छा, आप देखो ना, जब शपथ ग्रहण करनी थी पूरे दिन एक जोड़ी कपड़े में, उससे पहले जब एनडीए की बैठक हुई, राष्ट्रपति जी के पास गए तो पूरे दिन एक जोड़ी कपड़े में। आदमी की हालत टाइट है इस समय। उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं देखो आप, बड़ी मुश्किल से मुस्कुरा पा रहे हैं। मुस्कुराना भारी हो रहा है मोदी जी को। भाई, जो अंदर का एक घमंड था, आदमी, मैं कहता हूँ कुछ भी टूट जाए, जमीन टूट जाए, जायदाद टूट जाए, आपके अपने छूट जाए, लेकिन जिस दिन आपका गुरूर टूटता है उस दिन आदमी खत्म हो जाता है। इसीलिए जो गुरूर है उसको संभाल के रखना चाहिए। आदमी कहता है ना, जो बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि आदमी को बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, बड़ा निवाला खा ले, बड़ी बात ना कहे। मोदी जी ने क्या किया, बड़ी बड़ी बातें कह दी, वो बातें उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई। कहाँ 400 की बात कर रहे थे, कहाँ आप 240 पे आ गए। मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि भैया मणिपुर देख लो, बहुत लंबा समय हो गया वहाँ पे आगजनी होते हुए। तो मोहन भागवत भी एक तरीके से खींच रहे हैं उनको। आप ये बताओ, हाँ। जब महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हो रहा था तो मोहन भागवत कहाँ थे? जब किसानों को यहाँ गोली मारी जा रही थी, निहत्थे किसानों को, तो मोहन भागवत कहाँ थे? जब मुसलमानों की सरेआम 10 साल लिंचिंग हुई तो मोहन भागवत कहाँ थे? जब यूपी में यादवों के इनकाउंटर हो रहे थे, हाथरस जैसी घटना हुई तो मोहन भागवत कहाँ थे? अब लीपापोती करने के लिए आ गए मोहन भागवत। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि मोहन भागवत जी की जो ये लीपापोती कर रहे हैं इसमें आ जाएगी कि हाँ भाई मोहन भागवत बढ़िया है। भाई आपका ही तो बनाया हुआ संगठन है, बीजेपी आपने बनाई, आपने उसका पालन पोषण किया, तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
जब आपने एक शैतान बच्चे की शैतानी पे कभी उसे नहीं डांटा, उसे सराहा है, तो वो शैतान बच्चा किसी दिन आपको भी लात मारेगा। तो अब वही हालत है, नड्डा साहब हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, सब ने बोल दिया हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं। अब मोहन भागवत हो या आरएसएस हो, अब ये लोग जो है मोदी जी और बीजेपी इनसे कहीं आगे निकल गई है। जैसे गाँव में क्या होता है ना, गाँव का गरीब आदमी अपना रोजी रोटी में क्या है कि 2 रोटी कम खा ले, कर्ज वर्ज ले लेवा के अपने बच्चे को पढ़ाता है, और बच्चा पढ़ लिख के जो है शहर आ जाता है और तैयारी करके अफसर बन जाता है। फिर उसके बाद वो ना गांव में माँ को पूछता, ना बाप को पूछता, ना रिश्तेदारों का। तो वही हाल इस समय बीजेपी का, मोदी जी का और अमित शाह जी का है। ये लोग पढ़ लिख के और इतने काबिल हो गए, इतना आगे बढ़ गए, इतना इन्होंने पैसा कमा लिया, विनय ना तो मोहन भागवत की ज़रूरत है ना आरएसएस की। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बीजेपी ने अब थोड़ा सा अपना प्लानिंग चेंज की है। ये कह रहे हैं साहब अब आरएसएस के ऊपर डिपेंडेंसी कम रहेगी, अब हम अपना संगठन बनाएंगे और अपने हिसाब से चीज़ें चलाएंगे। लास्ट सवाल, सरकार कितने दिन की है? सरकार कभी भी गिर सकती है। अच्छा। ये बिल्कुल अनसर्टेन सरकार है और मेरे हिसाब से ज़्यादा ये चलेगी तो 6 महीने। 6 महीने बहुत ज़्यादा चलेगी तो 6 महीने चलेगी। अगर अमित शाह की जगह कोई और गृह मंत्री होता तो मुझे हो सकता है कि भाई ये सरकार 2-3 साल खींच ले जाते, क्योंकि अमित शाह क्या है, वो कहते ना वो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो अमित शाह जी की जो फितरत है वो उसी की तरह है, कुत्ते की पूंछ की तरह। वो तोड़फोड़ करे बिना मानेंगे ही नहीं। एक मेढक और बिच्छू की कहानी है, मैं 1 मिनट और लूँगा। एक जंगल में एक मेढक और बिच्छू रहते थे। तो उसमें क्या था, जंगल में बाढ़ आ गई तो मेढक से बिच्छू ये बोला कि मुझे जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंचा दे। तो मेढक बोला नहीं यार तुम मुझे काट लोगे। तो बोले नहीं मैं हम तो दोस्त हैं, तुम मेरी मदद करोगे तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो मेढक को जो है, मेढक ने बिच्छू को अपने पीठ पे बैठा लिया और नदी पार कराने लगा, दूसरी तरफ ले जाने लगा। तो रास्ते में बिच्छू से नहीं रहा गया, बिच्छू ने डंक मार दी। डंक मारने पे हुआ क्या, मेढक भी डूबने लगा, बिच्छू भी डूबने लगा। तो मेढक ने मरते मरते कहा कि कम से कम पार होते तू मुझे जो है मार लेता, कम से कम तू तो बच जाता। तो बिच्छू ये बोला कि मैं क्या करूं, मेरी तो फितरत यही है। तो अमित शाह जी की फितरत यही है, जोड़ तोड़ करना और जो है लोगों को परेशान करना, लोगों को ब्लैकमेल करना, ये उनकी फितरत है। अब चाहे वो 303 की सरकार में हो, अब वो माइनॉरिटी में है, लेकिन वो इस चीज़ से बाज नहीं आएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ वो तोड़ फोड़ जैसे ही करेंगे वैसे ही इनका काम खराब हो जाएगा।